Hello, dear students. Again, I welcome you in the class of physical education and sports science. In previous classes, we were talking about the stretching, and we have in the class with the completing of definition, origin, meaning, and concept, along with the principles of stretching. तो काफी महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो हमने खत्म किया था स्ट्रेचिंग का। दूसरी बात है कि अब जो है स्ट्रेचिंग का एक तरह से इम्प्लीमेंटिंग पार्ट जो है यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन वेरियस काइंड्स ऑफ द इंजरीज। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेचिंग जो होती है वो कितने टाइप की होती है, टाइप वेरियस ग्रॉस टर्मिनोलॉजी में देखेंगे हम, और फिर जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए बड़े लेवल पे अगर डिवाइड अगर हमें करेंगे तो दो टाइप की ही स्ट्रेचिंग होती है, एक एक्टिव स्ट्रेचिंग होती है, दूसरी पैसिव स्ट्रेचिंग जो है उसको बोला जाता है। एक्टिव स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग है इफ यू आर डूइंग स्ट्रेच और स्ट्रेचिंग और डूइंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ योर मसल्स बियॉन्ड टू द लिमिट्स while not using any kind of the apparatus and the other part of the body. That is active stretching if we are taking the help of any kind of instrument or other muscles group, तो उस टाइप की जो स्ट्रेचिंग होगी उसको हम पैसिव स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि अलग अलग काफी जो प्रचलन बढ़ गया है स्ट्रेचिंग का। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था, पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि स्ट्रेचिंग आज जो है वो थेरेपी में बहुत ज़्यादा, थेरेपेटिक एनालिसिस में, थेरेपेटिक रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज है। जिसको पीएनएफ जो है उसका तो काफ़ी ज़्यादा यूज जो है वो आज के टाइम में इंजरीज से रिहेबिलिटेशन के लिए रिहैब सेंटर्स में किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। तो बेसिकली हम छोटे जितने भी अलग अलग नाम भी दिए गए हैं स्ट्रेचिंग को वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, एक्टिव स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग और बेलास्टिक स्ट्रेचिंग, देन फाइनली पीएनएफ स्ट्रेचिंग। इन सारी स्ट्रेचिंग्स को हम पढ़ेंगे। चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए जल्दी से टॉपिक को खत्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम आल्टर, द स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग आर्म मसल्स टू इट्स फर्देस्ट पॉइंट्स एंड देन मेंटेनिंग टू द होल्ड दैट पोजीशन। मतलब इसका कहने का ये है कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो उस टाइप की स्ट्रेचिंग है कि हम एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को स्ट्रेच करें फर्दर पॉइंट के लिए जहां तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है, और वहां ले जाके उसको होल्ड करें 10 to 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे हमने एक स्ट्रेच करते हुए पैर को पकड़ा हुआ है फिर उसको होल्ड कर रहे हैं। ओके, द टर्म पैसिव स्ट्रेचिंग इज द स्टैटिक स्ट्रेचिंग इज interchangeably used. However, the number of the peoples who make the distinction between two, कुछ लोग हैं जो इसको बोलते हैं कि जो जो पैसिव स्ट्रेचिंग है और स्टैटिक स्ट्रेचिंग है वो अलग है। एम एल्टर के अनुसार अभी हमने देखा था कि स्ट्रेचिंग कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेचिंग मसल्स टू फर्दर पॉइंट्स देन मेंटेनिंग टू द होल्ड that position, whereas the passive stretching consists of the relaxed person who is relaxed while some external force brings the joints through its range of motion. ठीक है, तो नोटिस करना है आपको ये कि डेफिनेशन ऑफ पैसिव स्ट्रेचिंग इज गिवन टू द प्रीवियस सेक्शन ऑपोजिट टू द बोथ अबव डेफिनेशन, चाहे वो एक टर्मिनोलॉजी की बात करी जाए या अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात करी जाए। तो एक ने ये कहा है कि पैसिव स्ट्रेचिंग जो है ये है कि आप फॉर 10 पॉइंट तक मसल्स को लेके जाएं और वहां पे ले जाके उसको 10 to 30 सेकंड तक होल्ड कर दें। दूसरा ये कहता है कि रिलैक्स पर्सन है उस पे सम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसके बाद जो एक रेंज ऑफ मोशन थी वहां जाके पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर क्या करें, आप उसको होल्ड कर दें। इतनी सी बात जो है वो अलग तरह से दो लोगों ने कही। Throughout the document, when the term static stretching is passive stretching, used intended to the meaning and definition of passive stretching described to the previous sections, you should aware about the alternate meaning, however looking other referencing of stretching. Dynamic stretching by cause involving to the moving part of your body, gradually increasing reach, speed of movement and force. अच्छा, डायनामिक स्ट्रेचिंग की बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जब हम बेलास्टिक स्ट्रेचिंग पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा इनके बीच में जो मामूली अंतर है वो आपको समझ में आएगा। और ये अंतर आपको समझना भी जरूरी है क्योंकि जब आप मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब अगर आपको दो ऑप्शन मिल गए तो आप इसमें फंस जाएंगे अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आप इसमें देख रहे हैं, ये देखो ये डायनामिक स्ट्रेचिंग है।
अब जब बेलास्टिक स्ट्रेचिंग का एग्जांपल आएगा तब मैं आपको बहुत क्लियरली इसको समझाऊंगा कि ये जो है डिफरेंस एक्चुअली था क्या। अगर आप अभी से नोटिस करके रखिएगा और वहाँ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि ये डिफरेंस था सर, पहले ही हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। चलिए, तो फाइनली जाते जाते जब हम बेलास्टिक स्ट्रेचिंग पे पहुंचेंगे तब मैं आपको क्लियरली ये डिफाइन करूंगा। अगर मैं बीच में भूल भी जाता हूँ क्लास में तो आप मुझे याद लगा दीजिएगा, ठीक है। Good. So dynamic stretching according to course involve to the moving parts of your body gradually increasing to the reach speeds of the movement or both. Do not confuse with the dynamic stretch and elastic stretching. Dynamic stretching consists of the control leg and arm swings that takes you gently to the limits of the range of motion. While if we talk about the ballistic stretching, involved to the trying to the force a part of the body beyond to its range of the motion. In dynamic stretch, there is no bounce or jerky movement. An example of dynamic stretching should be below control to the leg swings, arm swings, or torso twist. Dynamic stretching involves or improves to the dynamic flexibility, and it is quite useful as the part of warm-up of activity or the aerobic workout such as डांस और मार्शल आर्ट क्लासेस। मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि स्ट्रेचिंग को ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज करने के बाद सिर्फ कूल डाउन के लिए बॉडी को किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेचिंग्स हैं, स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि हम इसको एज ए कूल डाउन एक्सरसाइजेज में यूज करें या फिर एज ए वार्म अप एक्सरसाइजेज में भी यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कोर्स डायनामिक स्ट्रेचिंग exercise should be performed in the set of 8 to 12 repetitions. Be sure to stop when if you feel tired. अगर आप बीच में अगर टायर्ड फील करते हैं तो आप एक्टिविटी को तुरंत वहां पे स्टॉप कर दीजिए। Tired muscles have less elasticity which decrease the range of motion used in the movements continuing to the exercise when you tried to serve only the rest nerves and control of your muscles length and reduce the range of motion used in this exercise and will cause loss of flexibility. Once you attain the maximal range of motion for the joints in any direction, you should stop doing movement during that workout. Pride and over workout or the muscles wouldn't attain to the full range of the motion, and the muscle kinesthetic movement or the memory will remember to the repeated certain range of the motion which you will then have to overcome before you can make further process. Okay, now we will talk about active stretching. Active stretching is also referred to the static active stretching. आप इन दोनों नामों को याद रखिए। एक्टिव स्ट्रेचिंग को हम स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रिंगिंग योर लेग्स अप हाई एंड देन होल्डिंग इट हियर विदाउट एनीथिंग other than the leg muscles themselves to keep the leg in extended position. Sorry. चलिए, आप इसको समझ लीजिए। एक्टिव स्ट्रेचिंग क्या है? एक्टिव स्ट्रेचिंग मोस्टली तो कौन लोग करते हैं? मोस्टली लोग करते हैं जो बिगिनर्स होते हैं, जिम्नास्टिक के स्टूडेंट। तो जिम्नास्टिक के स्टूडेंट मोस्टली इस टाइप की एक्टिव स्ट्रेचिंग को यूज करते हैं। किस तरह से? आप इसमें देखिए, आप क्या करें इस कंडीशन में। हम क्या करते हैं बेसिकली, बी raise the leg to the front or to the back at a particular level. शुरुआत में क्या होता है, जब आप अपनी जो फ्रंटल लेग है या बैकवर्ड लेग को अगर आप 90 डिग्री पे होल्ड करना चाहेंगे बेस्ट लेवल पे, तो आपसे होगी नहीं। तो शुरुआत में उसको 45 पे होल्ड करते हैं, फिर ऊपर 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 जाते जाते फिर वो एंड में 90 डिग्री पे होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे आपकी हैमस्ट्रिंग इतनी ज्यादा मजबूत हुई नहीं होती है, उसका कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ नहीं होता कि आप 90 डिग्री पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर पाए, ठीक है। चलिए, द एक्टिव स्ट्रेचिंग इज आल्सो रिफर्ड टू एक्टिव स्ट्रेचिंग एंड एक्टिव स्ट्रेच इज आल्सो you assume to the position and hold it there and no assistant than other using to the strength of your agonist muscles. For example, bringing your leg high and then holding without anything, और किसी भी चीज की विदाउट हेल्प से लेके जाना है। एक्टिव का यही बड़ी बात ये है कि जब भी हम एक्टिव स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं तो एक्टिव स्ट्रेचिंग में हम सेल्फ जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनको यूज करते हैं बॉडी पार्ट्स के,
अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको अपना एक लेफ्ट हैंड रेज करना है, तो एक्टिव स्ट्रेचिंग सिर्फ तभी तक मानी जाएगी कि आप उसको सिर्फ इंटरनल फोर्स की मदद से आप उसको, जैसे फॉर एग्जांपल इसको होल्ड ऐसे करके उठा के ले जाना है, तो आप ऐसे करके ये उंगली है आपकी, सपोज दैट फिंगर है, और इसको ऊपर या ऐसे करके नीचे ये ले जाना है, तो ये एक्टिव स्ट्रेचिंग। अगर मैंने दूसरी फिंगर की हेल्प से इसका मूवमेंट कराया तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पैसिव स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। पैसिव स्ट्रेचिंग, पैसिव स्ट्रेचिंग इज द वन वेयर यू अज्यूम टू द पोजीशन एंड होल्ड इट विद some other part of your body with the assistance of your partner and some other apparatus. The passive stretching is also relaxed stretching as the static passive stretching. वही एक्टिव को क्या बोलते थे, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। चलिए ये छोटा ही है, बता देता हूँ। एक्टिव स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग भी उसको बोलते थे, इसको स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। आप इसको इस तरह से कुछ समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये जो फिगर्स हैं उनमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं। ये क्या है, ये एक तरह से क्या है आपकी, अगर इस वाली लेग इस साइड की बात करी जाएगी, अगर दिस साइड की बात करें तो ये एक्टिव में है, जबकि यहाँ अगर होल्ड किया हुआ है इसने, ये होल्ड वाली पोजीशन को, इसको पैसिव में बोला जाएगा। ठीक है, अगर ये इसी लेग को अगर आप यहाँ से ये अगर ऊपर लेके जाते हैं, अगर इसको होल्ड नहीं करते किसी से भी, सपोज दैट इस ये हैंड्स का यूज अगर ये नहीं करती है, तब ये पैसिव स्ट्रेचिंग सॉरी एक्टिव स्ट्रेचिंग होगी। अभी ये हाथ से इसको पकड़े हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी पैसिव स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये पैसिव स्ट्रेचिंग का एग्जांपल आपको थर्ड वाली जो फिगर है उसमें भी दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो रिलैक्स स्ट्रेचिंग इज आल्सो वेरी गुड फॉर कूल डाउन। इस टाइप की स्ट्रेचिंग जो है वो कूल डाउन में ही मोस्टली करते हैं, जिससे कि जो मसल्स है, मसल शॉर्टनिंग है और फटीग जो है, शोरनेस है, वो उसको आप जो है वो अलग करने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेलास्टिक स्ट्रेचिंग पे। मैंने आपको एक चीज और याद दिलाई थी वहां पे, बेलास्टिक स्ट्रेचिंग में और डायनामिक स्ट्रेचिंग में डिफरेंस करने के लिए। अब आपको देखो यहाँ पे जो इसमें जो ये फाइल लगी हुई है उसमें मूवमेंट आप देखिए पहले। जो डायनामिक स्ट्रेचिंग है और इसमें फर्क क्या होता है, बेलास्टिक स्ट्रेचिंग यूज टू द मूवमेंटम ऑफ द मूविंग बॉडी लिम्स अटेम्प्ट टू फोर्स इट बियॉन्ड टू द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ये क्या करता है, जबरदस्ती फोर्स लगाता है, जबकि डायनामिक स्ट्रेचिंग में हम ऐसा फोर्स नहीं लगाते, हम मतलब मोमेंटम को यूज करने की कोशिश करते हैं, बट हम फोर्सफुली उसको नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है वो छोटा सा इसमें डिफरेंस था, उसको आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज होती है लैक्टिक एसिड रिमूवल के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मतलब जब आपने कोई फॉर एग्जांपल एक लंबी रेस आप करके आ रहे हैं, फिर अगर आप एकदम से रुक जाएंगे तो जो लैक्टिक एसिड जो है वो इतनी जल्दी से डाइल्यूट नहीं होगा आपकी बॉडी में। ठीक है, तो अगर आप बेलास्टिक स्ट्रेचिंग करते हैं, दैट विल रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू फॉर it will be moved out with the help of blood circulation, because the blood circulation will increase in belastic stretching in that particular area. Right, now we will talk about more some points of belastic stretching using to the movement of the body limb in attempt to force it beyond to the normal range of motion. This stretching or the warm up or once to a stretching positions using the stretched muscles as a springs which pulls out of stretching positions, bouncing down repeatedly to touch your feet or toes. This type of stretching is not considered useful, can lead to the injury. हाँ, एक बात और है कि इस टाइप की स्ट्रेचिंग को वही लोग करें जो काफी मतलब माहिर है उसको करने के लिए, या फिर जिनको पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है स्ट्रेचिंग करने की, बेलास्टिक स्ट्रेचिंग की। अदरवाइज इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इट में इंस्टीड कॉज टू द टाइटन अप टू द रिपीटेडली एक्टिवेटिंग टू द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, क्योंकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स को अगर कंट्रोल करने की ताकत आप में नहीं है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, हार्म कर सकते हैं अपने बॉडी को। अब हम पीएनएफ की बात करेंगे। इट्स अ मोस्ट इफेक्टिव टूल वी कैन से, or most effective type of stretching nowadays in rehabilitation exercises. Proprioceptive neuromuscular facilitation, its full name, was originally created by the rehabilitation technique but has been used for years as the alternate method of stretching.
It is a capable of facility greater gains of flexibility in short amount of the time than with other methods such as the static stretching और dynamic stretching. इसमें static stretching भी यूज करते हैं, dynamic stretching भी यूज करते हैं. मतलब इसको क्या है ना, एक तरह से ये सिंथेसाइज करके निकाला गया है. ये एक तरह से क्या बोलो, ये इंटरडिसिप्लिनरी बोल सकते हैं इसको. हियर we use dynamic stretching, we use static stretching, we use active stretching, we use passive stretching. अब देखेंगे कि उनको किस तरह से यूज करते हैं. चलिए, PNF also typically involved to the partner who assists to the stretcher by active stretching the muscles. Each PNF stretch is done by the alternate that contraction and relaxation of both agonist and antagonist muscles. There are three main phases हैं. कौन कौन से? होल्ड रिलैक्स है, इसको HR बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स CRS इसको बोलते हैं. होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन HRAC बोलते हैं, या फिर CRAC भी इसको बोलते हैं. चलिए, अब इनको डिफरेंट सारी जितनी भी अलग अलग इसके 3 टाइप हैं उनको अलग अलग देखते हैं. होल्ड रिलैक्स मेथड में देखते हैं. आफ्टर अब्यूजिंग टू द इनिशियल passive stress, the muscles being stretched isometrically contract for 7 to 15 seconds, after which the muscles briefly relax for 2 to 3 seconds, and then immediately subject is passive stretch, which stretch muscles further than the initial passive stretch. This final passive stretch is held for 10 to 15 seconds. The muscles then relax for 20 seconds before performing to the another PNF techniques. अब यहाँ पे आप इसको होल्ड रिलैक्स जो टेक्निक है उसको बड़ा उसको बड़े अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एप्लीकेशन पार्ट. बिगनिंग में क्या करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट को जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस जो हमने फर्स्ट वाले में जब सब फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने अलाइनमेंट का एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट पढ़ा था. तो उस तरह से अलाइन कर लेंगे बॉडी को. ठीक है, फिर क्या करेंगे, बिगिनिंग में हम पैसिव प्रेस स्ट्रेच करेंगे कितने के लिए, 10 सेकंड के लिए. और तब तक स्ट्रेच करेंगे, हम पूछ लेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कोई पेन नहीं हो, जहां उसको लगता है थोड़ा सा वहीं पे हम जाके उसको होल्ड कर देंगे. द पार्टनर अप्लाइज फोर्स एज लीड होल्ड टू रिपीट फॉर मूवमेंट ऑफ 6 सेकंड. ठीक है, then alternate relax for the passive stretch and hold for 30 seconds. Final stretch should be greater magnitude due to the automation of inhibition. ठीक है, तो ये हो जाएगा. होल्ड रिलैक्स मेथड को करेंगे हम CRAS को. दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट and performing two isometric contractions, first of agonist then antagonist. Then first part is similar to hold relax की तरह ही होता है फर्स्ट में. After assuming the initial passive stretch, the stretched muscle is isometrically contracted for 7 to 15 seconds. Then the muscle is relaxed while the antagonist immediately perform an isometric contraction that is held for 7 to 15 seconds. The muscles are then relaxed for 20 seconds for before performing another PNF exercise. Hold relax method को आप देख लेते हैं. इस टेक्निक में फिर दोबारा हम क्या करेंगे, डायनामिक और बैलास्टिक स्ट्रेच successfully used most advanced for the athlete and dancers have managed their high level of control, and this muscles stretch, the stretch it is similar to the hold relax technique, except the dynamic or ballastic stretch is employed in place of final passive stretch. अच्छा, इन तीनों जो टाइप की स्ट्रेचिंग है उनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसमें करते हैं क्या है. CR मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इन्वॉल्विंग टू द कॉन्ट्रैक्टिंग, होल्डिंग, रिलीजिंग एंड स्ट्रेचिंग द टारगेट मसल. फिर दोबारा हम एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट को, एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं. इन अ स्टैटिक और डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट मसल्स before stretching the target muscles, followed by a static or dynamic stretch. Contract relax agonist contract में हम देखते हैं combines these two methods in set and effect in terms of stretching and strengthening to the target muscle. अच्छा, इसको डिटेल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिससे कि स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप इसको करेंगे. ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया दे देगा और कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्टेप को यहाँ पे अलग अलग मैंने दिखाया हुआ है. तो आप उसको देख लीजिए. ये इमेजेस मैंने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन में रखी हुई है. द स्टेप फॉर द स्टार्टिंग पोजीशंस, लाई फ्लैट ऑन योर बैक विद कोर एंगेज्ड. ठीक है, चलिए बेहतरीन. अगले वाले में देखिए एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट.
फर्स्ट एक्टिव स्ट्रेच। एक्टिव स्ट्रेच क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बॉडी का जो इंटरनल मस्कुलर पावर है उसको भी यूज किया गया है, बाहर से कोई भी इसमें हेल्प नहीं की गई है। देन लिफ्ट, लेग को आपको लिफ्ट करना है एक्सक्यूज करते हुए, किसको? क्वाड्रिसेप को। देन पुल इट टुवर्ड टू योर बॉडी अंटिल फील स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग। जहाँ आपको प्रॉब्लम फील होने लग जाए वहीं आप होल्ड कर लीजिए और 5 to 8 सेकेंड तक नी इज फुल्ली लॉक्ड रहे आपका और उसको होल्ड करके रखिए। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है? एंटागोनिस्ट कॉन्टैक्ट। एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है उसको आप समझ लीजिए। एक होती है एगोनिस्ट मसल, दूसरी होती है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं अपने से, तो वो मसल्स जो आपको मूवमेंट करने में हेल्प करती है उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। और जो मसल मूवमेंट कर रही होगी तो दूसरी कोई मसल उसके ऑपोजिट में भी वर्क कर रही होगी, तो जो ऑपोजिट वर्क करती है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा कि जो आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल्स होगी वो आउटवर्ड उसका फोर्स रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। और फिर हम एक थायरा बैंड की हेल्प से एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड टू द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेग, उसमें टेंशन पैदा होगी। अब क्या होगा? अभी आप देखिए इसमें थायरा बैंड से वो ऑपोजिट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये जो सब्जेक्ट है वो अपनी तरफ खींच रहा है और हम उसका जो मस्कुलर फोर्स है वो किसकी तरफ लगा रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। स्टेइंग टू द सेम पोजीशन, पुश योर लेग अगेंस्ट द resistant and towards to the ground. Here the previous stretch muscles hamstring now contracted and the contract muscle hamstring for 8 सेकेंड। ठीक है, 5 to 8 सेकेंड आप इसको होल्ड करके रखिए। अब क्या है? अब आपको रिलैक्स कर देना है, ठीक है। कीपिंग योर लेग स्ट्रेच, रिलैक्स टेंशन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड लीस्ट फॉर 1 ब्रीथ। कम से कम एक बार आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर दीजिए इतने में। फिर दोबारा से ऐसे स्ट्रेच कर लेना है। स्टेप 6 में देन कॉन्ट्रैक्ट योर क्वाड्रिसेप अगेन, मूव्स योर लेग इनटू द बैक पोजीशंस सीन स्टेप 2 की तरह। विद द हेल्प ऑफ योर हैंड रेसिस्टेंट bend, pull your leg towards to the passive static stretching. Again move your leg into the stretch position actively, contracting your quadriceps. Using your hand or resistant bend deeper into the stretch, hold until for 15 to 20 seconds. Then start the cycle again, point to against contraction. ठीक है, पहले आपको थायरा बैंड की हेल्प से इसने दिखा दिया, फिर दोबारा से इसको आपको बता दिया गया कि अगर आपके पास बैंड नहीं है तो आप अपने हाथों को भी यूज कर सकते हैं एज ए एगोनिस्ट। ठीक है, नाउ अब नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग बिफोर और आफ्टर कंपटीशन, जो है उसका इफेक्ट जो है उसको किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से आप उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके इफेक्ट्स की। द बेस्ट टाइम ऑफ स्ट्रेच इज ड्यूरिंग योर कूल डाउन, as at the time your muscle is still warm and most likely to respond favorably and it is low risk of injury. Stretching help to relax your muscles and restore them their resting length and improve flexibility. अभी जो रिसेंट रिसर्च की एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। द स्ट्रेचिंग अप वार्मिंग अप रिसर्च एक्टिविटी, डायनामिक स्ट्रेचिंग इज प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग वार्मिंग अप। तो मैंने पहले ही बताया था कि वार्मिंग अप में मोस्टली जो एक्टिविटी वो की जाएंगी, या तो प्लास्टिक स्ट्रेचिंग यूज करोगे आप या फिर डायनामिक स्ट्रेचिंग को आप यूज करेंगे। और जनरल वार्म अप पीरियड कितना होगा? 5 to 10 मिनट्स और स्लो एक्टिविटी रहे जिसमें जॉगिंग और स्कीपिंग भी आप कर सकते हैं। द स्पेसिफिक वार्म अप पीरियड में कंसिस्ट ऑफ 8 to 12 minutes of dynamic stretching, focusing on the movement, work through the range of motion required for a sport. Stretching should be performed within 5 to 10 minutes after the practice. The American Council of Exercise advise performing to the light 5 minutes cardiovascular warm-up before stretching. It is release the blood flow to the muscles, increase the muscular elasticity, preventing to the injuries for stretching the muscles too far. The effect of static and dynamic stretching, अभी एक रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ था, उस पेपर की रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो उसमें जो वॉलीबॉल के प्लेयर्स थे उनके ऊपर ये किया गया था, तो उसका कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसको कंक्लूजन को आप एक बार देख लीजिए। The present study shows that the both static and dynamic stretching protocols have positive effect on the
sprinting time when implementing to the total 6 beats, 3 times per beat. Additionally, the protocols herein could be the use of trainer for the systematic implementation among the athletes different sports including to the volleyball in effort improve the sprint ability को ये increase करता है अगर regularly आप 6 beat 3 times per week अगर लेते हैं तो चलिए अब कंक्लूजन देखेंगे that is given by Mr. Yatendra Singh. He is one of the student right now in NIS Patiala in the stream of boxing. So we will let us see on the conclusion. The warm up generally consists of gradual increase to the exercise intensity, some stretching and activity specific movements. Example, it would be jogging at the slow intensity pace, and the increasing it is moderate pace over the time, not vigorous. Solo objectives of this phase of the warm up is to circulate the blood warm and muscles in preparation for some strenuous activities. It is common to the misconception that the acceptable warm-ups may consist exclusively of stretching, especially static stretching. The truth is that an effective warm-up that has number of very important key components which work together to minimize the likelihood of injuries and prepare the individual for physical activities. The stretch is only one part of an effective warm-up. रेफरेंसेस आप देख लीजिए कि अगर आपको और ज़्यादा डिटेल स्टडीज़ की करनी है तो यहाँ पे कुछ मैंने रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ बुक्स हैं उनके यहाँ पे, और डायरेक्टली कुछ जैसे रिसर्च गेट के हो गए तो उनके रेफरेंसेस यहाँ पे मौजूद हैं. यू कैन वॉच द रेफरेंसेस फॉर फर्दर मोर स्टडी. ये सारे रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं. यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन स्ट्रेचिंग यू शुड होल्ड अ स्ट्रेच फॉर, कि आप अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपको कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए. 1 से 2 मिनट, 10 से 30 सेकेंड एज अ लॉन्ग पॉसिबल बिट. ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप सीधे सीधे रेफरेंसेस के थ्रू और ज़्यादा जा सकते हैं. ठीक है, पायलट स्टडी के लिए. दूसरी बात यह है कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको ये सारा मटेरियल जो है वो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं. वो उसका कोई भी जो है पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.